अकाउंटेंसी चैप्टर रेशो एनालिसिस और पार्ट नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनुपातों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज़। रेशोज़ कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ए टाइप, हमारी दी गई संख्याओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स गिवन। सबसे पहले हमारा है आय विवरण अनुपात या फिर इनकम स्टेटमेंट रेशोज़। मतलब संख्याएं हमारे को कहाँ से मिली हैं, फिगर्स कहाँ से मिली हैं, उसके बेस पर है आय विवरण इनकम स्टेटमेंट रेशोज़। फाइनल अकाउंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर से जो रेशोज़ निकाली जाती हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट रेशोज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन स्टेटमेंट रेशोज़ या जिसको स्थिति विवरण अनुपात कहा जाता है। बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, तो बैलेंस शीट से अगर रेशोज़ निकली फिगर्स ली जाए और उसके बेस पे रेशो निकाली जाए तो उसे हम पोजीशन स्टेटमेंट रेशो कहते हैं। थर्ड हमारा है इंटर स्टेटमेंट रेशोज़ या अंतर विवरण अनुपात। इसका मतलब है हमने कुछ फिगर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ली, कुछ फिगर बैलेंस शीट से ली और उसके आधार पर कोई रेशो निकाली है तो उसे इंटर स्टेटमेंट रेशोज़ या फिर अंतर वितरण विवरण अनुपात कहा जाता है। बी टाइप की रेशोज़ हमारी है लिक्विडिटी रेशोज़ या तरलता अनुपात। आगे की रेशो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक रेशो को डिटेल में फार्मूले के साथ पढ़ेंगे, तभी केवल नाम ही यहाँ पर पर्याप्त हैं जो आपने अभी यहाँ याद रखने हैं। पहली हमारी है लिक्विडिटी रेशो या तरलता अनुपात। लिक्विडिटी रेशो का मतलब होता है कि हमारे पास अभी कितना कैश है। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी कैश में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसके अनुपात की हम बात करेंगे। ये हमारे को बताती है हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब है कि बहुत थोड़े समय के अंदर अगर हमने किसी का पैसा देना है तो क्या हमारी उतनी क्षमता है। अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी इसे कहा जाता है। चालू अनुपातों चालू दायित्वों का समय पर भुगतान हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमारे को बताता है। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी जो होती हैं, ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर जिनकी पेमेंट करनी होती है, क्या उनकी पेमेंट हम एक टाइमली कर पाएंगे कि नहीं। ये रेशोज़ जो होती हैं इसमें कौन कौन से व्यक्ति इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जैसे बैंक्स हो सकते हैं, हमारी कंपनी के रेशोज़, सप्लायर्स हो सकते हैं जिन्होंने हमारे को सामान सप्लाई किया, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनको हमने पैसा देना है। ये सभी व्यक्ति हमारी इंसॉल्वेंसी रेशो लिक्विडिटी रेशोज़ को स्टडी करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये रेशोज़ दो प्रकार की होती हैं, एक है करंट रेशो जिसको हम चालू अनुपात भी कहते हैं, दूसरी होती है इसमें क्विक रेशो जिसको हम शीघ्र अनुपात कहते हैं। सी टाइप की रेशोज़ हमारी आती हैं सॉल्वेंसी रेशो जिसको हम शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। क्योंकि हमने लिक्विडिटी रेशोज़ में थोड़े टाइम की पेमेंट की बात की थी, अब बाकी जो बची है बड़े समय की दीर्घकालीन हमारे दायित्व लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमारी हैं, वो सारी लाइबिलिटीज़ की बात हम यहाँ पर करते हैं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का हम समय पर पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इसके द्वारा पता चलता है। सामान्यतः वे व्यक्ति जो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय के लिए हमको पैसा दिया हुआ है, या डिबेंचर होल्डर जिन्होंने डिबेंचर हमारी कंपनी के परचेज़ किए हैं, वो इस प्रकार की रेशोज़ को स्टडी करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्होंने जो पैसा हमारी कंपनी को दिया हुआ है, क्या हमारी कंपनी इनका पैसा इनको टाइम से लौटा पाएगी, क्या हम उस उधार के ऊपर इंटरेस्ट इनको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमारी कैपेबिलिटी हमारी क्षमता है इंटरेस्ट दे पाने की नहीं। तो इसमें हम तीन रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला है डेट इक्विटी रेशो या ऋण समता अनुपात। अगली हमारी आ जाएगी टोटल एसेट टू डेट रेशो, कुल संपत्ति और ऋण अनुपात। और अगली है हमारी प्रॉपर्टी रेशो या स्वामित्व अनुपात। डी टाइप की रेशोज़ हमारी आ जाएंगी जिनको हम टर्नओवर रेशोज़ या आवर्त अनुपात कहते हैं। एक्टिविटी रेशो भी इन्हें कहा जाता है। टर्नओवर का मतलब यहाँ पर हमारे सेल से है, सेल से संबंधित जो रेशो होती हैं वो हमारी टर्नओवर रेशोज़ कहलाती हैं। एक्टिविटी रेशो या क्रियाशीलता अनुपात भी इसको कहा जाता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कितनी हमारी सेल हो रही है। परफॉर्मेंस रेशो निष्पादन अनुपात भी यहाँ पर कहा जाता है कि हमारी सेल ही परफॉर्मेंस को बताती है। तो टर्नओवर सेल को रिप्रेजेंट करती है। परफॉर्मेंस के डायरेक्टली हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, हमारी कार्य क्षमता जो है, कार्य प्रणाली है, टोटली हमारी सेल पर निर्भर करती है। अगर हमारी सेल अच्छी होगी तो काम करने की क्षमता अच्छी है, सेल अच्छी नहीं है तो काम करने की क्षमता भी सही नहीं मानी जाएगी। यदि हमारा विक्रय ज़्यादा हो जाता है, सेल ज़्यादा हो जाती है, तो उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, उत्पादन करने वाली क्रियाएं ज़्यादा हो जाएंगी। और यदि हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं, जितने साधन हैं उत्पादन के, उन सभी साधनों का हम पूरा पूरा प्रयोग करेंगे। एक्टिविटी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो हमारे को ये बताती है कि कितनी जल्दी जल्दी हमारे जो बिक्री हो जाती है और बिक्री हो के हमारे पास कैश तुरंत आ जाता है, और उस कैश से फिर हम सेल करते हैं, फिर हमारे पास कैश आता है, तो कितना ज़्यादा कैश हम
कम आ पाते हैं। इसमें भी 4 रेशोज़ हमारी आ जाती हैं। इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्कंद आवर्त अनुपात, दूसरा है देनदार आवर्त अनुपात जिसको डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कहा जाता है, क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशो, लेनदार आवर्त अनुपात, और अगला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जिसको कि कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात कहा जाता है। इसके बाद जो अगली रेशोज़ हमारी आ जाएगी वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है और वो है आवर्त अनुपात में 5वीं रेशो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो हमारी जो है उसमें फिक्स एसेट्स और सेल का अनुपात देखा जाता है। उसके बाद में अगला है चालू संपत्ति आवर्त अनुपात या करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो। लास्ट टाइप की जो हमारी रेशोज़ आती हैं क्लासिफिकेशन में वो हमारी आगे लाभप्रदता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसके द्वारा हमारी कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमारी आती है कार्यकुशलता, इसके द्वारा नापी जाती है कि कितना ही लाभ हम कमा रहे हैं, कितनी कुशलता, जितना लाभ उतनी कुशलता से हम काम कर रहे हैं। इस रेशो का इस्तेमाल किया जाता है व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास लाभ होंगे तभी हम कंपनी को विस्तार करने, विकास करने के बारे में विचार करेंगे। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशोज़ कैलकुलेट की जाती हैं, सकल लाभ अनुपात, संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशोज़ कैलकुलेट की जाती हैं। उसके बाद में इसमें नेट प्रॉफिट रेशोज़, शुद्ध लाभ अनुपात कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद विनियोग पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाता है। अर्निंग पर शेयर या प्रति अंश आय यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। डिविडेंड पर शेयर या प्रति अंश लाभांश एक रेशो कैलकुलेट की जाती है। और प्रॉफिट अर्निंग रेशो या लाभ आय अनुपात, ये केवल नाम ही अब ये पर्याप्त है, आगे हम डिटेल में एक एक रेशो को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली वाली रेशो जो हमारी थी, एक जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है रेशोज़, उसमें तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि कुछ रेशोज़ हमारी जो होती हैं इनकम स्टेटमेंट की फिगर से आती हैं, जिसको हमने कहा इनकम स्टेटमेंट रेशोज़, जिसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम ही हम लेंगे, कुछ डेबिट साइड की, कुछ क्रेडिट साइड की। उसके बाद है पोजीशन स्टेटमेंट रेशो, जिसमें कि फाइनेंशियल हमारी फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट की फिगर होंगी और इंटर स्टेटमेंट दोनों की आ जाएंगी। उसके बाद बी पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता था वो था हमारा तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशोज़। अब हम लिक्विडिटी रेशोज़ के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशोज़ के बारे में पढ़ें। लिक्विडिटी रेशो का मतलब है हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं या करंट एसेट्स कितने हैं। तो करंट एसेट या लिक्विड एसेट का मतलब ये होता है कि जो बहुत जल्दी कैश में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अल्पकालीन शोधन क्षमता का पता लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं टू एनालाइज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, कि अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म में अगर हमने किसी का पैसा देना है तो क्या हमारे पास उतना पैसा है कि नहीं है। अब हम चलते हैं इसमें, क्योंकि लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशोज़ आती हैं और पहली रेशो हमारी है करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट को ऊपर लिखा जाता है, करंट लाइबिलिटी को नीचे लिखा जाता है। करंट रेशो चालू अनुपात। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे इसी जो हमारी करंट रेशो होती है, इस करंट रेशो का एक और नाम भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो होता है वर्किंग कैपिटल रेशो, कार्यशील पूंजी अनुपात। वर्किंग कैपिटल रेशो नाम इसका क्यों दिया गया, हर एक चीज़ को याद करना है और समझ के याद करना है। तो वर्किंग कैपिटल रेशो इसलिए बोला गया क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल इसके द्वारा नाम दिया गया। अब करंट एसेट में देखें, वैसे हम बैलेंस शीट में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में इसके बारे में, फिर भी देखें करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। करंट एसेट में वो सारी संपत्तियां हमारी आती हैं, वो सारी एसेट्स आती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें कैश आ सकता है हमारे पास, बैंक में पड़ा हुआ पैसा हमारे पास आता है, बिल्स रिसीवेबल, बेस ऑफ एक्सचेंज जिसका पैसा हमने प्राप्त करना है वो आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़े टाइम के लिए हमने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारा पैसा इन्वेस्ट है, हमारी एसेट है, परंतु थोड़े टाइम का मतलब 1 साल के अंदर अंदर हम उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मीनिंग हमने डिस्कस किया था, ये हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं। मार्केटेबल का मतलब है जिन्हें कभी भी मार्केट में बेच करके हम पैसा अपना वापस ले सकते हैं। सन्डी डेटर्स इसमें आते हैं। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, हमारा पैसा उनके पास है, ये भी हमारा एसेट है। तो जब हम डेटर्स को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, 1 साल के अंदर तो पैसा मिल ही जाएगा अगर हमने किसी को उधार बेचा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब डेटर्स इसमें लिए जाते हैं, काउंट करते हैं, तो डेटर्स में से प्रोविज़न को माइनस कर दिया जाता है। प्रोविज़न का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, हमने हमारे 10,000 के डेटर्स हैं और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें से करीब 10,000 में से 2,000 के डेटर्स शायद हमको पैसा नहीं देंगे, तो वो हमारा
प्रोविज़न फॉर द बैड डेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम इसमें से घटा देते हैं। उसके बाद हमारा इसमें स्टॉक भी आ जाता है। स्टॉक का मतलब सामान। तो स्टॉक जो है वो 3 टाइप का हमारे पास होता है। एक तो कच्चा माल होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमारे पास कुछ पड़ा है उसका भी स्टॉक साल के आखिर में पड़ा होगा। वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास आता है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है अर्धनिर्मित माल, मतलब सामान अभी कच्चा भी नहीं है और पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, तैयार सामान, जो सामान बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है वो भी हमारा स्टॉक है। ये सभी इसमें आता है। प्री पेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिसका हमने पहले पैसा दे दिया, अभी खर्चा हुआ नहीं है, पहले पैसा दे दिया तो हमारा पैसा किसी और के पास पड़ा है। अक्रूड इनकम इसमें आती है, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है, कमा ली है, परंतु हमारे को अभी तक उसका कैश नहीं मिला। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है वो हमारी आती है करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हम लोगों ने लोन लिया है, बहुत बड़ी अमाउंट हम लोगों ने उधार ले लिया। उसके बाद है बीपी, ओवरड्राफ्ट का पैसा हमें बहुत जल्दी जो है बैंक का लौटाना होता है। बीपी, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके कि पैसे पे करने हैं हम लोगों ने, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था 2 3 4 महीने के लिए होता है ये, 1 साल के अंदर ही पेमेंट करनी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो व्यक्ति जिनका कि पैसा हम लोगों ने लौटाना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्चे तो हो चुके हैं पर अभी हमने उनका पैसा दिया नहीं, देना है हमने। उसके बाद अगला है लोन पेबल विद इन ईयर, ये ध्यान रखना है, लोन जिसकी की पेमेंट 1 साल के अंदर करनी होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स कहला सकते हैं, वो लोन यहाँ पर आते हैं। उसके बाद है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है, हाँ, डिविडेंड का मतलब लाभांश जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। हमारी कंपनी ने ये ऑफ़र कर दिया, प्रपोज कर दिया कि भाई आओ, हर एक डिविडेंड जो है हर एक शेयर होल्डर को हम इतना इतना दे रहे हैं, आप आके ले जाओ, ठीक है। तो जब हमारी कंपनी ने ऑफ़र कर दिया या अनाउंसमेंट कर दी है, वो प्रपोज हो गया, और जब तक वो डिवेंचर होल्डर्स नहीं आते हैं, अभी तक जिन्होंने लेने नहीं आए, वो हमारा हो गया अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी हमने देना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद एक और आइटम यहाँ पर आती है हमारी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। हमने पैसा निकाल के रखा है कि ये सरकार को हमें टैक्स देना है अपनी इनकम के ऊपर, पर अभी तक दिया नहीं, तो इसका मतलब बहुत जल्दी हम इसे देंगे, तो ये करंट लाइबिलिटी में आ सकता है। तो फार्मूला हमारा था करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये करंट रेशो का फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं इसके महत्व के ऊपर। सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखनी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का इसके द्वारा पता चलता है कि थोड़े समय के अंदर हम लोगों ने जो पेमेंट देनी है, क्या वो पेमेंट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें हम लोगों ने लिखा है कि इसकी जो रेशो है, इसका जो अनुपात है वो 2:1 का सही होता है। ये 2:1 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब है ऊपर वाली फिगर 2 और 1 का मतलब है नीचे वाली फिगर 1, 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे करंट एसेट, फार्मूला हम देखें करंट रेशो का, करंट एसेट अगर 2 है, 2 रुपये है, तो करंट लाइबिलिटी नीचे वाली फिगर कितनी होनी चाहिए? करंट लाइबिलिटी 1 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर हमने किसी का 1 रुपया देना है तो हमारे पास 2 रुपये हमारी पॉकेट में होने चाहिए, तब हम इसे अच्छा मानते हैं, आदर्श मानते हैं। इसका मतलब है हमारी करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटी से दुगनी होनी चाहिए। करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद क्यों होनी चाहिए दुगनी? तो यहाँ पर ये मेंशन किया है फर्स्ट लाइन में महत्व में मैंने, कि करंट लाइबिलिटी जो हमारी है, मतलब 1 रुपये की पेमेंट करने के बाद भी हमारी फर्म के पास अपनी रोज़ के काम के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ ना कुछ कैश बचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 रुपया देना, 1 रुपया हमने दे दिया और हम खाली हो गए। तो अपनी पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसा अपने रोज़ के खर्चे के लिए बचा होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखें, इसके ऊपर ब्लॉक बनाया है मैंने रेड लाइन से, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ग्रीन रेड कलर से लिखा है हाई 5/1। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा दिया गया सेटिस्फैक्ट्री 2/1 और तीसरा दिया गया 0.5/1 इज लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशो है सेटिस्फैक्ट्री कितनी बताई गई? 2:1 की रेशो होनी चाहिए। पर अगर इसकी जगह रेशो हाई हो जाती है, अब ध्यान रखना है आगे के रेशो में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि रेशो अधिक हो जाने का क्या मतलब? अधिक हो जाने का मतलब है ऊपर वाली फिगर का बढ़ जाना। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 2/1, तो इसका मतलब है हमारी रेशो जो है ऊपर वाली फिगर बढ़ गई, कितनी हो गई? हाई में देखो 5 हो गई, 2 की जगह 5 हो गई, तो 5/1 हो जाती है, तो हाई मानी जाएगी। और 2 से कम हो जाती है, जैसे 0.5 ऊपर है हाफ और नीचे 1, तो ये लो हो गई। अब देखो ब्लॉक में हमने दिया है कि ये रेशो ऊंचा अनुपात अच्छा माना जाता है। अगर ये रेशो बढ़ जाती है, हाई का मतलब अगर 2 की जगह 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो ये अच्छा माना जाता है, मतलब करंट लाइबिलिटी की पेमेंट हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। परंतु बहुत अधिक ऊंचा अनुपात जो है ये भी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? बहुत ध्यान से समझें, याद करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत अधिक ऊंचा अनुपात हो जाता है तो इसका मतलब है हमारी कमज़ोर विनियोग नीति है। मतलब हमने क्या किया, किसी का 1 रुपया देना था, उसके बाद
1 रुपया हमारी जेब में होता तो काम चल जाना था, मतलब 2 रुपये से काम चल जाना था। पर हम जब जेब में 10 रुपये लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब 8 रुपये हमने जेब में बेकार में फालतू डाले हैं। अगर इनको हमने बैंक में जमा किया होता तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल जाना था, हमारे को इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है उसका। तो हम कमज़ोर विनियोग नीति बोलेंगे। विनियोग नीति मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब बात करें, यदि ये अनुपात कम होता है, यदि रेशो कम हो जाती है, और कम होने का मतलब ऊपर वाली फिगर का कम हो जाना, नीचे फिगर कितनी है 1 की, और ऊपर वाली फिगर हो गई 0.5, आधी रह गई। ठीक है, यहाँ पर बोला है कम कम अनुपात का मतलब धन और कार्यशील पूंजी की कमी को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब है हमने किसी का 1 रुपया देना है पर हमारे पास 50 पैसे ही हैं। इसका मतलब हमारे पास पैसे की कमी है, हम अपना गुजारा नहीं कर सकते, अपनी कंपनी का रोज़ का खर्चा नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और चीज़ हम इसमें नोट करेंगे, ये परिमाणात्मक या फिर क्वांटिटेटिव है। हम यहाँ पर क्वांटिटी को ध्यान रख रहे हैं कि इतनी मात्रा में हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, उससे अधिक हम ध्यान नहीं देते।